हेलो। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि व्हाट इज फेडरलिज्म एंड व्हाट इज यूनिटरी टाइप ऑफ गवर्नमेंट, फेडरल टाइप ऑफ गवर्नमेंट, व्हाट एग्जैक्टली इज गवर्नमेंट इटसेल्फ एंड what is power. So in this lecture we'll understand beyond what is federalism. We'll look for some key terms or keywords or important terminologies you can say. तो starting में हम लोग देखते हैं कि क्वाजी फेडरलिज्म, कई बार आपने पढ़ा होगा टर्म क्वाजी फेडरलिज्म. Yesterday we also said कि फेडरलिज्म that is found in India is not pure federalism. फेडरलिज्म का बेसिक मतलब क्या समझे थे हम कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर इक्वली अमंगस्ट सेंटर एंड स्टेट. बट स्टिल हम बोलते हैं कि कितना भी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है सेंटर और स्टेट में, स्टिल हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं सेंटर इज मोर पावरफुल देन द स्टेट इन मैनी टर्म्स. सो कौन कौन से टर्म्स है वो तो हम इवेंचुअली पढ़ेंगे, बट आज देखते हैं कि क्वाजी फेडरलिज्म एक टर्म यूज होता है. क्वाजी मतलब अपने आप में होता है हाफ या हेमी. तो क्वाजी मतलब हाफ. तो इंडिया का फेडरलिज्म वी आर सेइंग इज हाफ फेडरलिज्म. पूरा पूरा फेडरलिज्म नहीं है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर नहीं है, क्वाजी फेडरलिज्म है. द वर्ड इटसेल्फ वाज कॉइन्ड बाय केसी वेयर फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया. इट सिंपली मीन्स दैट ऐसा फेडरल सिस्टम जहाँ पे सेंटर स्ट्रॉन्गर हो स्टेट से. फॉर एग्जाम्पल इंडिया, फॉर एग्जाम्पल कैनेडा. इन फैक्ट आपको इवेंचुअली बताऊंगी कि इस पूरे सिस्टम को हम कैनेडियन मॉडल ऑफ फेडरलिज्म भी बोलते हैं. तो एनीवेज क्वाजी फेडरलिज्म इज आल्सो नोन एज स्यूडो फेडरलिज्म. स्यूडो अगेन मीन्स फेक. स्यूडो मतलब फेक, नकली. तो हम कई बार बोलते हैं कि इंडिया का जो फेडरलिज्म है वो असली नहीं है, वो नकली है, वो एकदम एग्जैक्टली कंप्लीट फेडरलिज्म नहीं है, क्वाजी फेडरलिज्म या हाफ फेडरलिज्म है. कई बार एक और टर्म हम यूज़ करते हैं बारगेन्ड फेडरलिज्म. तो हम बोलते हैं कि सेंटर को स्टेट में जब पावर डिस्ट्रीब्यूशन करना था इक्वली पावर डिस्ट्रीब्यूशन करना था, बट इक्वल पावर डिस्ट्रीब्यूशन ना होके पावर डिस्ट्रीब्यूशन बारगेन्ड मैनर में हुआ. बारगेन कर करके पावर डिस्ट्रीब्यूशन किया गया कि ठीक है फाइनेंशियल पावर रखो पर टैक्सेशन का पावर हम सेंटर वाले अपने पास रख लेंगे. ठीक है कम्युनिकेशन का पावर रखो बट जितने भी नेशनल हाईवेज हैं वो हम बनाएंगे, तुम कॉन्क्रीट के रोड्स बस बनाना. तो दैट काइंड ऑफ फेडरलिज्म जहाँ पे पावर डिस्ट्रीब्यूशन हो तो रहा है पर बारगेन हो के हो रहा है, थोड़ा थोड़ा दिया जा रहा है, तो दैट इज कॉल्ड बारगेन फेडरलिज्म. तो स्यूडो फेडरलिज्म, क्वाजी फेडरलिज्म या फिर बारगेन फेडरलिज्म. एक और फ्रेज यूज होता है, बहुत ज़्यादा फेमस फ्रेज है, बहुत बार क्वेश्चंस में आया है, फेडरलिज्म विथ यूनिटरी बायस. तो इज द फेडरलिज्म ऑफ इंडिया यूनिटरी बायस्ड या द फेडरलिज्म ऑफ इंडिया हैज यूनिटरी बायसनेस? इज दैट ट्रू? और कमेंट ऑन योर आंसर, इवैल्यूएट योर आंसर. ऐसे क्वेश्चन आया. तो फेडरलिज्म विथ यूनिटरी बायस मतलब बायसनेस मतलब झुकाव, तो इंक्लाइनेशन. तो इंडिया के फेडरलिज्म का इंक्लाइनेशन टुवर्ड्स सेंटर दिखाई देता है हमको, इसीलिए हम बोलते हैं कि फेडरलिज्म इज विथ यूनिटरी बायस. द टर्म और द फ्रेज वाज फर्स्ट टाइम यूज्ड बाय के संथानम, कस्तूरीरंगन संथानम. संथानम इज द सेम पर्सन जो संथानम कमेटी लाए थे. संथानम कमेटी रिपोर्ट एक्चुअली पंचायती राज के ऊपर एक रिपोर्ट थी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है अपने आप में. संथानम was himself very important person. So K Santhanam gave the report on पंचायती राज and said कि इंडिया का जो फेडरलिज्म है वो प्योर नहीं है. पंचायत में भले ही हम बोल रहे हैं कि थर्ड टीयर गवर्नमेंट बनाएंगे और पंचायत में प्रॉपर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर करेंगे, पर इतना इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर नहीं हुआ था जितना बोला गया था. तो बायसनेस से सेंटर की तरफ हम पहली बार में बोले थे. कल हमने पढ़ा था कि 1950 में जब कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस हुआ और 1993 तक चला पंचायती राज से पहले तक, तब तक हम बोले कि इंडिया का जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन है सेंटर और स्टेट के बीच में रहेगा. 93 के बाद हमने बोला कि पंचायती राज और म्यूनिसिपल बॉडीज़ या अर्बन बॉडीज़ को भी हम पावर देंगे, पर ये पावर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, हम सभी जानते हैं. तो ऐसा पावर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है और ऐसा पावर यूनिटरी बायसनेस, यूनिटरी यहाँ पे वर्ड यूज है यूनियन के लिए, तो यूनिटरी बायसनेस दिखाता है, यूनियन के लिए बायसनेस दिखाता है, इंक्लाइनेशन दिखाता है, झुकाव दिखाता है. इसीलिए के संथानम जो पंचायती राज के लिए रिपोर्ट बना रहे थे, उन्होंने बोला कि इंडिया का फेडरलिज्म इतना ट्रू फेडरलिज्म नहीं है, उसका बायसनेस, उसका इंक्लाइनेशन टुवर्ड्स यूनियन है, दैट इज यूनिटरी बायसनेस. सो कमिंग टू नेक्स्ट टर्म, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन. बहुत सिंपल टर्म है, हमेशा समझ में आता है. कॉन्स्टिट्यूशन का सिंपल सा मतलब होता है रूल बुक या फिर लॉ का बुक. और ऐसा मत सोचिएगा कि इंडिया के पास कॉन्स्टिट्यूशन है, पाकिस्तान के पास कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, या ब्रिटेन के पास लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है तो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा. हर कंट्री के पास अपने खुद के सेट ऑफ रूल्स रहते हैं, ज़रूरी नहीं है कि लिखे हुए हों पर रहते हैं. तो कॉन्स्टिट्यूशन इज एक्चुअली सेट ऑफ रूल्स दैट कैन बी रिटन और अनरिटन अबाउट अ लैंड.
तो किसी भी लैंड या किसी भी टेरिटरी का, किसी भी स्टेट का, आई गेस प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टेट का डेफिनेशन और गवर्नमेंट का डेफिनेशन पढ़ा था। तो स्टेट या गवर्नमेंट इटसेल्फ हैज़ अ डिमार्केटेड टेरिटरी। तो ऐसा गवर्नमेंट या ऐसा टेरिटरी जिसका खुद का एक सेट ऑफ रूल है, रिटर्न भी हो सकता है, अनरिटर्न भी हो सकता है, उसको हम कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। तो सेट ऑफ रूल्स को या लॉज को हम कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, जिससे कंट्री चलने वाली है। अब रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन हम अमेरिका और इंडिया में देखते हैं। अमेरिका वॉज द फर्स्ट कंट्री जिसने कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा था, लिखे हुए फॉर्मेट में, रिटर्न फॉर्मेट में लाया था। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बहुत बाद में लिखा है, ऑफकोर्स 1950 में लिखा है। अमेरिका कॉन्स्टिट्यूशन 1770s में लिखा चुका था। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में आया। और क्योंकि हम लोग अपने कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने से पहले पूरी दुनिया के कॉन्स्टिट्यूशन को प्रॉपरली वेल रिसर्च करके लिखे थे, तो इसीलिए हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है। कमिंग टू अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, जहाँ पे लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, द कंट्री इज ब्रिटेन। बहुत पुराने समय से कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है। यहाँ के लोग या यहाँ का किंग जो भी डिक्लेयर कर दिया था, जो भी लॉज डिक्लेयर करता है, जो भी ओरली लॉज डिक्लेयर करता है, वो अपने आप में कॉन्स्टिट्यूशन या सेट ऑफ रूल्स बन जाते हैं। अच्छा, अगर किंग लॉ डिक्लेयर करता था और किंग लॉ बताया, तो उसका बेसिस क्या होगा? तो बेसिस ऑफ देयर लॉ या बेसिस ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूशन इज नथिंग बट द फंडामेंटल राइट्स या कस्टमरी लॉज ऑफ दैट लैंड। कि वहाँ पे क्रिश्चियनिटी ज़्यादा चलती है, तो उनके कस्टम के हिसाब से जो लॉ है वही उनके कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज में आ गया। मोस्ट ऑफ द कंट्री अपने कस्टम को ही या कस्टमरी लॉज को ही कॉन्स्टिट्यूशन में अडाप्ट करते हैं। बट इंडिया और अमेरिका में द केस इज़ क्वाइट डिफरेंट, स्पेशली इन इंडिया, क्योंकि हमारा लैंड बहुत डाइवर्स है, कस्टम्स बहुत टाइप के हैं। तो अलग अलग कस्टम्स को सबको मिला के, प्लस कुछ फंडामेंटल राइट्स, कुछ ह्यूमन राइट्स, कुछ दूसरे जगह से इन्फ्लुएंस या फिर कुछ दूसरे जगह से इंस्पिरेशन लेते हुए we have written the constitution. That's why our constitution is the lengthiest written constitution. American constitution is the first written constitution. Just remember this point. Next, coming to written constitution, the constitution was written by a separate assembly. एक separate body बैठी थी, group of people बैठे थे, जिस body को या जिस assembly को या जिस group of people को हमने कहा था constituent assembly. Constituent assembly, इसी के drafting chairman या drafting head थे हमारे भीमराव अम्बेडकर, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिख के दिया था या फिर ड्राफ्ट किया था, फाइनल प्रूफ रीडिंग किया था। नाउ कमिंग टू व्हाट एंड व्हाई वी नीड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो डेमोक्रेसी में जब हम बोलते हैं कि द कॉन्स्टिट्यूशन या द कंट्री इज रन बाय द पीपल फॉर द पीपल, ये बोलते ही हमको पीपल को इम्पोर्टेंस देना ज़रूरी हो जाता है। तो ये बोलते ही जब हम पीपल को इम्पोर्टेंस देते हैं, तो पीपल कहाँ से इंश्योर करेंगे कि आपने जो कॉन्स्टिट्यूशन दिया है या बोला है वो पीपल रीइटरेट कर सकें या फिर वापस से आपको बता सकें या हमेशा याद रख सकें। ऐसा ज़रूरी तो नहीं है कि किंग के मुंह से निकल गया और लोगों को हमेशा याद रहेगा। तो स्पेशली इंडिया जैसे कंट्री में, जहाँ पे बहुत डाइवर्स टाइप के लोग हैं, कुछ लिटरेट हैं, कुछ इलिटरेट हैं, अलग अलग क्लास और अलग कास्ट, अलग अलग लैंग्वेज के लोग हैं। सो फॉर दैट वी हैव रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो डेमोक्रेसी में हमेशा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होना ज़रूरी हो जाता है। इनफैक्ट ये एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है डेमोक्रेसी का। 1949 26 नवंबर को हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन लिख के दे दिया और 26 जनवरी 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन पारित हो गया, मतलब कमेंस हो गया। पर इसके बाद उस कॉन्स्टिट्यूशन को वापस से समझने का काम, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन को हम बोलते हैं इट इज़ अ लॉयर्स पैराडाइज या लॉयर्स का लैंग्वेज में लिखा हुआ है, क्योंकि पॉलिटिकल लैंग्वेज है या पॉलिटिकल लॉज है, तो लॉज को लॉयर्स के ही लैंग्वेज में लिखा गया। इनफैक्ट बी आर अम्बेडकर हिमसेल्फ वाज अ लॉयर। तो पूरा ड्राफ्टिंग लॉयर्स के लैंग्वेज में हुई है, कॉमन पीपल के टर्म्स में तो नहीं हुई है। तो हमको जब भी कॉन्स्टिट्यूशन को समझना होता है, इनफैक्ट पॉलिटिशियंस को जब कॉन्स्टिट्यूशन को समझना होता है या फिर इवन प्रेसिडेंट को कॉन्स्टिट्यूशन को समझना होता है, तो हम किससे पूछते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है या कोई लाइन समझ में नहीं आई, तो वी आस्क द जुडिशरी टू लेट अस क्लैरिफाई या अंडरस्टैंड द कॉन्स्टिट्यूशन। दिस इज कॉल्ड जुडिशियल इंटरप्रिटेशन। हम लोग उस टर्म में आएंगे। बट इंटरप्रिटेशन या कॉन्स्टिट्यूशन इज इंटरप्रिटेड बाय द जुडिशरी और जजेस। ये अपने आप में जजेस को बहुत पावरफुल बना देता है, इसमें हम वापस से आएंगे। बट वी हैव टू रिमेंबर कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इज इंटरप्रेटेड, दैट इज अंडरस्टूड बाय द जजेस, एंड यूजुअली इट इज द ईजिएस्ट एंड फास्टेस्ट way of understanding or clarifying any doubt that arises out of constitution. Constitution में कुछ भी चीज़ लिखा है और उसके ऊपर आपको डाउट आया, कॉमन पीपल को डाउट आया, चाहे पॉलिटिशियंस को डाउट आया, चाहे किसी भी इंसान को डाउट आए, तो हम सीधा कोर्ट के पास जाते हैं और कोर्ट हमको समझाता है।
तो ये ईजिएस्ट वे है, हम कोर्ट के पास नॉक करें और हम बोलें कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा लिखा है पर हमको ऐसा मिल नहीं रहा है, या फिर ऐसा फैसिलिटी नहीं आया हमारे पास. तो दिस डाउट इज क्लैरिफाइड बाय जजेस एंड दैट्स व्हाई वी से दैट इट इज द ईजिएस्ट एंड फास्टेस्ट और फ्रीक्वेंटली यूज्ड वे. बट देयर इज अनदर मेथड. मान लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन कुछ ऐसा चीज़ लिखा है या कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चीज़ के बारे में लिखा ही नहीं. फॉर एग्जाम्पल कोविड-19 वॉज नेवर बिफोर सीन बिफोर 2020. सो 1949 में जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखे होंगे तब हमको पता ही नहीं होगा कोविड-19 क्या है, या फिर ऐसा कुछ हेल्थ इमरजेंसी आएगा तो क्या किया जाएगा, कोई फंड बनाया जाएगा. या फिर जीएसटी के बारे में देखें तो जीएसटी इज़ टोटली अ न्यू थिंग फॉर इंडिया. इट वाज अ न्यू थिंग इन 2016. या फिर ऐसी चीज़ें जिसको ऑमिट करनी कॉन्स्टिट्यूशन, फॉर एग्जांपल आर्टिकल 370 हमने लिखा और हटा दिया. तो ऐसी चीज़ें जो कॉन्स्टिट्यूशन से हटानी है या फिर कुछ नया चीज़ ऐड करना है कॉन्स्टिट्यूशन में, चेंजेस लाना है इन शॉर्ट कॉन्स्टिट्यूशन में, तो हम उन चेंजेस को क्या बोलेंगे, अमेंडमेंट बोलेंगे. तो कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट या कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस लाने का काम किसके पास है? अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को वापस तो नहीं बुला सकते. सो वी हैव पार्लियामेंट. पार्लियामेंट जब भी कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस लाती है, अमेंडमेंट लाती है, तो पार्लियामेंट अपने आप में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जैसे वर्क करती है और अमेंडमेंट का काम इन शॉर्ट पार्लियामेंट करती है. इंटरप्रिटेशन का काम जजेस करते हैं, जुडिशरी करती है, बट अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का काम पार्लियामेंट करती है. इस चीज़ को ध्यान रखना होता है. कौन से आर्टिकल में ये चीज़ दिया हुआ है कि पार्लियामेंट अमेंड करेगी कॉन्स्टिट्यूशन? तो आर्टिकल 368 में पूरा प्रोसीजर दिया हुआ है कि अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैसे किया जाएगा. ऑल्दो ये पूरा जो मेथड है अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, चेंजेस लाने का जो मेथड है, इट्स वेरी टफ. टफ क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें ज़्यादा लोगों की सहमति लगती है, ज़्यादा लोग का मेजॉरिटी लगता है. सो दैट्स व्हाई इट इज़ सेड कि इट इज़ वेरी टफ टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. बहुत हार्ड है इसको अमेंड करना. नाउ कमिंग टू वन मोर टाइपिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन एक और तरीके से समझा जाता है. कई कंट्रीज़ में यही अमेंडमेंट दो टाइप से होते हैं. कई बार बहुत ईजी होता है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना कि किंग बोल दिया और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हो गया, पॉलिटिशियंस बोल दिया और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हो गया. और कई बार इंडिया जैसे कंट्री जहाँ पे अमेंडमेंट करने में हमको लोकसभा, राज्यसभा सबकी हेल्प लेनी पड़ती है और बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी या फिर ज़्यादा लोगों की सहमति की ज़रूरत होती है, तो उसके लिए हमने अमेंडमेंट के बेसिस पे कॉन्स्टिट्यूशन को मेनली मोटे मोटे तौर पे दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, या दो तरीके से देखते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशन को. एक होता है रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन. रिजिड मतलब वेरी कड़ा, वेरी हार्ड. तो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन विच इज़ वेरी हार्ड टू या वेरी टफ टू अमेंड. फॉर एग्जाम्पल द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका. यहाँ पे जो मेजॉरिटी लगती है, मतलब जो लोगों की सहमति लगती है, वो स्पेशल टाइप की होती है. स्पेशल मेजॉरिटी हम लोग मेजॉरिटीज़ में आएंगे तब बात करेंगे, बट स्पेशल मेजॉरिटी इज़ 2/3 मेजॉरिटी या 3/4 ऑफ मेजॉरिटी. मतलब जितने भी लोग हैं, जिन लोग उस दिन प्रेजेंट हैं डिस्कशन के टाइम पे कि हाँ हमको कॉन्स्टिट्यूशन में ये वाला चेंजेस लाना है, तो उन सारे प्रेजेंट लोगों में से 2/3 लोग येस बोलना चाहिए उस कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने के लिए, या फिर उस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने के लिए, नया चीज़ ऐड करने के लिए. तो दिस टाइप ऑफ मेजॉरिटी जहाँ पे 2/3 या 3/4 ऑफ पीपल का सहमति चाहिए होता है, वी से दैट टाइप ऑफ मेजॉरिटी स्पेशल मेजॉरिटी. और स्पेशल मेजॉरिटी अपने आप में बहुत टफ है पाना. तो इसीलिए हम बोलते हैं कि दिस टाइप ऑफ अमेंडमेंट इज़ वेरी टफ एंड दिस इज एंड सच काइंड ऑफ अमेंडमेंट, सच काइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो स्पेशल मेजॉरिटी से चेंज होता है, अमेंड होता है, उसको हम रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल अमेरिका. कमिंग टू सेकेंड टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ अमेंडमेंट, फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन. ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन जिसको बहुत आराम से आप चेंज कर सकते हैं. किंग ने बोल दिया और चेंज हो गया. फॉर एग्जाम्पल ब्रिटेन. तो ब्रिटेन में बहुत ईजी है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना और ज़्यादा लोगों की ज़रूरत नहीं पड़ती, या फिर 2/3 ऑफ मेजॉरिटी नहीं 1/2 लोगों से ही हो जाता. 1/2 मीन्स हाफ ऑफ द पीपल प्रेजेंट इन वोटिंग अगर कर दिए, येस बोल दिए, तो उसी से हमारा मेजॉरिटी मिल जाता है. एंड दिस काइंड ऑफ मेजॉरिटी जहाँ पे हाफ से +1 लोग, मतलब पूरे लोग मान लीजिए 100 लोग बैठे हैं, आपको मेजॉरिटी चाहिए तो बस आप 51 लोगों को येस बुलवा दीजिए. तो दैट टाइप ऑफ मेजॉरिटी इज कॉल्ड सिंपल टाइप ऑफ मेजॉरिटी. सिंपल मेजॉरिटी इज सीन, या सिंपल मेजॉरिटी टाइप ऑफ अमेंडमेंट इज सीन इन ब्रिटेन. तो ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन इज़ वेरी इजी टू अमेंड. दैट्स व्हाई वी से कि उनका सिंपल मेजॉरिटी से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हो जाता है. तो कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल है, बहुत इजी टू अमेंड है, बहुत फ्लेक्सिबल है. अब इन दोनों को मिला के, रिजिड और फ्लेक्सिबल, ये दोनों को मिला के इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन आता है. इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन इज मिक्स टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. हम लोग बोलते हैं ना तो बहुत रिजिड है और ना ही बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है.
ये बोलने का मतलब क्या हुआ? तो ये बोलने का सिंपल मतलब ये है कि हम अपने मेजॉरिटी में स्पेशल और सिंपल दोनों मेजॉरिटीज़ को यूज़ करते हैं। तो ये क्या होता है, इसका पूरा प्रोसेस आई विल टेल यू इवेंचुअली, बट स्टिल जस्ट रिमेंबर कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन ना तो टोटली रिजिड है, ना तो टोटली फ्लेक्सिबल है। Now coming to the next terminology is constitutionalism. Constitutionalism itself is an ideology, बहुत theoretical part है थोड़ा constitution का ही। constitution में हम बोलते हैं rule book या set of rules या set of laws, and constitutionalism is that ideology जो बोलता है कि यही rule book हमारा supreme है। तो constitutionalism is that ideology that considers that constitution is the ultimate source of power या supreme source of power for a land या territory। ये बोलने का मतलब ये है कि किंग या फिर कोई भी पॉलिटिशियन हमारा अल्टीमेट सोर्स ऑफ पावर नहीं है। हमारा अल्टीमेट सोर्स ऑफ पावर कौन है? कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। अब जब भी हम बोलते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा अल्टीमेट सोर्स ऑफ पावर है, तो ये बोलने का मतलब या फिर इस चीज़ को आप बैक किससे करेंगे? तो हाउ कैन यू कंफर्म दैट जो कॉन्स्टिट्यूशन आपने एक बार बोल दिया या फिर जो सेट ऑफ रूल्स आपने एक बार बना दिया वो हमेशा कंटिन्यूसली फॉलो हो? तो ये फॉलो करने के लिए या फिर कंटिन्यूसली किसी भी सेट ऑफ लॉज को फॉलो करने के लिए यू राइट इट डाउन। सो रिटन फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर्स दैट कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म चल रहा है, इसीलिए हमने बोला कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज इंश्योर्ड बाय रिटन फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आप अनरिटन फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को बोलें कि अल्टीमेट सोर्स ऑफ पावर है, तो वो तो आज किंग ने जो बोला वो चीज़ कल चेंज हो सकती है। तो किंग का बोला हुआ ही आप बोल रहे हैं कि सेट ऑफ लॉज है, और सेट ऑफ लॉज किंग के बोलने से चेंज हो सकती हैं, तो इसका मतलब है कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन कभी भी चेंज हो सकता है। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम नहीं हुआ, किंग सुप्रीम हो गया। नाउ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म जब बोलता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, लॉ सुप्रीम है, तो उसके लिए हम एक फ्रेज यूज करते हैं दैट इज लेक्स रेक्स। लेक्स का अपने आप में मतलब होता है लॉ, और रेक्स का मतलब होता है किंग। तो हम बोल रहे हैं कि लॉ इज किंग। लेक्स रेक्स का मतलब है लॉ इज किंग, लॉ ही हमारा राजा है, लॉ इज द अल्टीमेट पावर, लॉ इज द अल्टीमेट किंग, रादर देन रेक्स लेक्स। रेक्स लेक्स बोलने का मतलब है कि किंग इज द लॉ, मतलब किंग ही हमारा अल्टीमेट पावर ऑफ या सोर्स ऑफ लॉ है। तो जब हम रेक्स लेक्स बोलते हैं वी आर टॉकिंग अबाउट ब्रिटेन। जब हम लेक्स रेक्स बोलते हैं तब वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिया एंड अमेरिका। सो जब भी रिटन फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन या फिर जब भी कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी की बात आती है, तो वी आर सेइंग कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म चल रहा है या आइडियोलॉजी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है। और इस चीज़ को थ्योरी के फॉर्म में बैक करने के लिए एक टर्म यूज़ किया गया है या फ्रेज यूज़ किया है, लेक्स रेक्स। और इसी का ऑपोजिट या एंटेगनिस्टिक थियोरी है एक, जिसको बोलते हैं रेक्स लेक्स। रेक्स लेक्स में हम बोल रहे हैं कि कौन हमारा अल्टीमेट सोर्स ऑफ लॉ है? किंग। कमिंग टू द रोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म हम बोले कि रिटन फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, तो कॉन्स्टिट्यूशन लिख के आप क्या बताना चाहते हैं या आप क्या इंश्योर करना चाहते हैं या किसको लिमिट करना चाहते हैं? पॉलिटिशियंस के आर्बिट्रीनेस को या फिर आर्बिट्री पावर ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट पॉलिटिशियंस मिलके बना रहे गवर्नमेंट, तो उसी गवर्नमेंट को लिमिट करने के लिए उनका आर्बिट्री नेचर को मनमानी को लिमिट करने के लिए हम कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म या कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीम मान के चलते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ डेमोक्रेसी है ये। कॉन्स्टिट्यूशनल अपने आप में डेमोक्रेसी को इंश्योर करता है। डेमोक्रेसी में हम बोलते हैं द कंट्री इज फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड टू द पीपल। तो ये चीज़ इंश्योर हमने कॉन्स्टिट्यूशन में लिख के कर दिया है। अब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा नहीं होता तो एक बार बोल दिए होते और भूल जाते और नेक्स्ट कोई गवर्नमेंट आती और इस पूरे डेमोक्रेसी को ख़त्म कर देती। पर डेमोक्रेसी में हमने बोल दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन या पूरा का पूरा कंट्री पीपल के लिए है, ये बोला सिर्फ नहीं, लिख दिया। तो अब जितने भी जनरेशन्स ऑफ पीपल आएंगे फर्दर, वो सब इस कॉन्स्टिट्यूशन को देखेंगे और बोलेंगे कि हाँ ये कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा लिखा है तो ये कंट्री हमारी है। सो दैट्स वाई ये डेमोक्रेसी को इंश्योर करती है और ये डेमोक्रेसी का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म अगर आप अपने दिमाग में बिठाना चाहते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म मतलब रिटन फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ इट इटसेल्फ एम्पावर्स द पीपल। पीपल का भी स्पेसिफिकली क्या एम्पावर कर रहा है? फंडामेंटल राइट। और स्टेट्स के लिए क्या स्पेसिफिकली एम्पावर कर रहा है? फेडरल टाइप ऑफ पावर्स। तो स्टेट का फेडरल पावर को इंश्योर करता है और पीपल का फंडामेंटल राइट को इंश्योर करता है
कॉन्स्टिट्यूशन में ही हमने लिख के दिया है कि पीपल के पास फंडामेंटल राइट्स होंगे, और कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि स्टेट के पास फेडरल पावर्स होंगे, या स्टेट के पास कौन कौन से पावर जाने वाले हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है जिस दिन ये कॉन्स्टिट्यूशन खत्म हो गया उस दिन आप हो सकता है कि स्टेट्स के पावर को छीन लें, आप इन द सेंस सेंटर कॉन्स्टिट्यूशन के पावर को या स्टेट्स के पावर को और पीपल के पावर को छीन लें। तो दैट्स वाई इंश्योरिंग दैट कॉन्स्टिट्यूशन इज अल्टीमेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी को बरकरार रखने के लिए रिटन फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी में लिखा हुआ है कि किसको कितने पावर डिस्ट्रीब्यूट होने वाले हैं। कमिंग टू नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी, दैट इज ड्यूअल पॉलिटी या ड्यूअल गवर्नमेंट। ड्यूअल पॉलिटी या ड्यूअल गवर्नमेंट मतलब सिंपल टर्म्स में दो गवर्नमेंट होती है, दो टाइप का पॉलिटिकल सिस्टम। अब कब बोलते हैं इस चीज़ को या कब यूज़ करते हैं, तो पहली बार तो वैसे ये यूज़ हुआ था हमारे हिस्टोरिकल ब्रिटिश एरा में, बट वील टॉक अबाउट इट लेटर। अभी हम यहाँ पे ड्यूअल पॉलिटी या ड्यूअल गवर्नमेंट बोल रहे हैं जब पावर या सिस्टम दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूटेड हो, सेंटर और स्टेट, और दोनों के सेपरेट सेपरेट रोल्स हों, सेपरेट सेपरेट पॉलिटिकल सिस्टम हो, तो उस टाइप के पॉलिटिकल सिस्टम को, उस टाइप की पॉलिटी को हम डुअल पॉलिटी या डुअल गवर्नमेंट सिस्टम बोलते हैं। फेडरलिज्म या फेडरल सिस्टम अपने आप में एक टाइप का डुअल पॉलिटी है। डुअल पॉलिटी में हम ये नहीं बोल रहे हैं कि पूरा का पूरा पावर सेपरेशन इक्वल होगा। अगर इक्वल पावर सेपरेशन बोलते तब बोलते कि फेडरल सिस्टम है। अगर अनइक्वल पावर सेपरेशन है तो कुछ और टाइप का डुअल पॉलिटी हो सकता है, पर अगर इक्वल टाइप का डुअल पॉलिटी है, दो पॉलिटिकल सिस्टम्स चल रहे हैं और दोनों में इक्वल पावर्स हैं, तब उस सिस्टम को फेडरल सिस्टम बोलते हैं। तो डुअल पॉलिटी का एक टाइप है फेडरल सिस्टम। कमिंग टू बाइकैमरलिज्म। बाइकैमरलिज्म बहुत बार सुने हैं, बहुत कॉमन टर्म है। बाई मतलब टू, कैमरल्स मतलब हाउसेस। तो अगर कोई भी पॉलिटिकल सिस्टम सेंटर हो चाहे स्टेट हो, चाहे कोई भी लेजिस्लेटिव बॉडी जहाँ पे आपके पॉलिसीज बैठ के बनाए जाते हैं, तो किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम को या फिर किसी भी गवर्नमेंट का लेजिस्लेटिव बॉडी को जहाँ पे सारे पॉलिटिशियंस बैठते हैं पॉलिसी बनाते हैं, लेजिस्लेटिव बॉडी को जब हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं तो उस टाइप का लेजिस्लेटिव बॉडी को हम बाइकैमरल लेजिस्लेटिव बॉडी बोलते हैं। ज़रूरी नहीं है कि लेजिस्लेटिव बॉडी के साथ हो सकता है कि आपके क्लास को दो सेक्शन में बांट दिया जाए, तो आप बोल सकते हैं कि हमारा क्लास इज़ बाइकैमरल क्लास। बट देयर इज़ अ ट्विस्ट टू इट। हमेशा ये डिवीजन लोअर और अपर हाउस के तौर पे होता है। लोअर हाउस यूजुअली हाउस ऑफ कॉमन्स कहलाता है और इंडिया के टर्म्स में लोकसभा कहलाता है, और अपर हाउस यूजुअली राज्यसभा इंडिया के टर्म्स में या फिर हाउस ऑफ स्टेट्स कहलाता है। तो राज्यसभा इंडिया में किस चीज़ को मैनेज करता है, फेडरल सिस्टम को मैनेज करता है। राज्य वर्ड कम्स फ्रॉम द स्टेट, और स्टेट को अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर नहीं मिल रहा है या कि स्टेट को कितना पावर कम पड़ रहा है, ज़्यादा पड़ रहा है, या फिर कोई पावर में हर्डल आ रहा है, कोई काम करने में हर्डल आ रहा है, तो उसके लिए हमने एक अलग सा हाउस बनाया, बोला राज्यसभा। और राज्यसभा किस चीज़ का इंश्योर करता है, फेडरल टाइप ऑफ गवर्नमेंट को या फिर फेडरलिज्म को इंश्योर करता है। लोकसभा अपने आप में फंडामेंटल राइट्स ऑफ पीपल को इंश्योर करता है, कॉमन पीपल को इंश्योर करता है, कॉमन पीपल को एम्पावर करता है। तो so this is bicameralism. Coming to the next terminology, co-equals. Co-equals was first used by Dr. B.R. Ambedkar to show कि सेंटर और स्टेट या फिर उसके जितने भी यूनिट्स हैं सब में पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से इक्वल होता है। तो बी आर अम्बेडकर बोलना चाहते थे कि सेंटर और स्टेट इक्वली अपना पावर डिराइव करते हैं, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन सेंटर और उसके यूनिट्स को पावर इक्वली एलोकेट करता है। इसका एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऐसा है कि कॉन्स्टिट्यूशन से पावर निकल रहा है और इक्वल फॉर्म में सेंटर, स्टेट और पंचायती राज या म्यूनिसिपैलिटीज़ में, अदर यूनिट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। ये बोलना इसलिए इम्पोर्टेंट था क्योंकि ये कंफर्म करता है कि स्टेट सेंटर के नीचे नहीं है, स्टेट और सेंटर दोनों पैरेलल है। ये सेम चीज़ रीइटरेट हुआ था, रीइटरेट मतलब फिर से बोला गया था एसआर बोमई के केस में, एंड सुप्रीम कोर्ट साइड की स्टेट कोई सैटेलाइट नहीं है जो सेंटर के अराउंड घूमता रहे। नेक्स्ट, जुडिशियल इंटरप्रिटेशन। जुडिशियल इंटरप्रिटेशन हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन को री इंटरप्रेट करने के लिए, फिर से समझने के लिए, क्लैरिटी देने के लिए, या फिर कहीं पे भी डाउट क्रिएट होता है तो उसको क्लियर करने के लिए जुडिशरी को बोला जाता है, जजेस को बोला जाता है। तो जजेस वापस से जब भी लॉ को या फिर स्पेशली कॉन्स्टिट्यूशन को समझते हैं और क्लैरिफाई करते हैं, उस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, जुडिशियल इंटरप्रिटेशन। जुडिशियल इंटरप्रिटेशन अपने आप में जुडिशरी को सुप्रीम कर देता है, क्योंकि जिन कंट्रीज़ में रिटन फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, हमने बोला था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बैठ के कॉन्स्टिट्यूशन को लिखेगा,
कॉन्स्टिट्यूशन लिखने के बाद वापस से अगर मान लीजिए उसी कॉन्स्टिट्यूशन को मेरे को पढ़ना है और समझना है, तो मेरे को कौन पढ़ के और समझ के बताएगा? जुडिशरी। तो जिस भी जगह में या जिस भी टेरिटरी में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, उस स्टेट में अपने आप से जुडिशियल इंटरप्रिटेशन जुडिशरी को बहुत सुप्रीम कर देता है। और हम अभी अभी देखे थे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में भी सेड कि डेमोक्रेसीज में यूजुअली रिटन फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होता है, या रिटन फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म अपने आप में डेमोक्रेसी का एक स्पेसिफिक फीचर होता है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी या बोल सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म जहाँ पे भी होता है, या रिटन फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जहाँ पे भी होता है, वहाँ पे अपने आप जुडिशियल सुप्रीमेसी आ जाता है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी इज इक्वल्स टू जुडिशियल सुप्रीमेसी। कमिंग to one phrase which is very frequently used is constitution is what the judges say। ये इसलिए बोला जाता है स्पेशली इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में और अमेरिका के कॉन्टेक्स्ट में बोला जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन वो है जो जजेस बोलते हैं। तो जजेस जो भी इंटरप्रेट करके आपको बता रहे हैं वही कॉन्स्टिट्यूशन है। कमिंग टू नेक्स्ट term is judicial review। Judicial review, the term itself is given specified in constitution in article 13, that's why I have written it here। जुडिशियल रिव्यू जुडिशरी का वो पावर है जो इंश्योर करता है या क्रॉस चेक करता है कि कोई भी पॉलिसी या कोई भी लॉ विच इज मेड बाय गवर्नमेंट डज नॉट कर्टेल्स फंडामेंटल राइट्स या फेडरलिज्म। फंडामेंटल राइट ऑफ पीपल को कर्टेल करने वाला, वायलेट करने वाला कोई भी लॉ अगर गवर्नमेंट लाती है तो जुडिशरी उसको रिव्यू करता है और बोलता है कि प्लीज़ आप अपने पॉलिसी के इस पार्ट को वापस से रिविजिट कीजिए और वापस से रीडेवलप कीजिए। सो दैट्स वाई वी आर सेइंग कि जुडिशियल रिव्यू इज दैट पावर ऑफ जुडिशरी दैट क्रॉस चेक्स the laws and policies of government। तो स्पेसिफिकली तो जुडिशियल रिव्यू वर्ड दिया हुआ है आर्टिकल 13 में कि जुडिशरी क्रॉस चेक कर सकती है, बट कई और तरीके हैं जिससे जुडिशरी क्रॉस चेक करती है, जैसे आर्टिकल 32 दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज गिवन इन फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स के कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज में बोला गया है कि आपके अगर फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं तो आप जुडिशरी के पास जा सकते हैं और अपने राइट्स के लिए लड़ सकते हैं। अगेन 226 में अगर आपके फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं तो आप हाई कोर्ट के पास जा सकते हैं। 32 में सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं। आर्टिकल 131 से लेकर 136 तक में दिया हुआ है जुडिशरी रिव्यू करती है जितने भी लॉज एंड पॉलिसीज बनाए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, दैट इज लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा या पार्लियामेंट के द्वारा। सो अगेन जुडिशियल रिव्यू फिर से क्या चीज़ इंश्योर कर रही है? जुडिशियल सुप्रीमेसी या फिर जुडिशियल एम्पावरमेंट। कमिंग टू द term judicial independence। judicial independence is ensured in the constitution। हम लोग बोलते हैं जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, जितने भी लेजिस्लेटिव्स हैं और जितने भी एग्जीक्यूटिव्स हैं उनके काम से जुडिशरी इंडिपेंडेंट है। जुडिशरी का जो काम है उसमें कभी भी कोई भी पॉलिटिशियन दखल अंदाजी नहीं करेगा और कोई भी पॉलिटिशियन के काम में या पार्लियामेंट में जो भी डिस्कशन चल रहा है उसमें कभी भी जुडिशरी दखल अंदाजी नहीं करेगी। इसका मतलब है दोनों एक दूसरे के बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे, दोनों एक दूसरे के डिबेट्स को कभी भी अपने फोटे में या फिर अपने प्लेटफॉर्म में डिस्कशन नहीं करेंगे। तो ये दोनों चीज़ें दी गई हैं आर्टिकल 121 और 122 में। 121 में कहा गया है कि पार्लियामेंट कभी भी जजेस जो भी बोले, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजेस जो भी डिसीजन दिए हैं, डिक्री दिए हैं, उस चीज़ को डिस्कस नहीं करेगा। और 122 में सेम जो भी पार्लियामेंट में डिस्कस हुआ है वो कभी भी जज के कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में डिस्कस नहीं होगा। तो सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव इज गिवन या इट इज इंश्योर्ड बाय जुडिशियल इंडिपेंडेंस। तो इंडिपेंडेंट है, किससे इंडिपेंडेंट है? लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव से। कमिंग टू द लास्ट टर्म दैट इज जुडिशियल इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन मतलब जोड़ जोड़ के बनाना। तो हम बोलते हैं कि इंडिया का जो जुडिशियल सिस्टम है वो जोड़ जोड़ के बनाया गया है छोटे छोटे यूनिट से। सबसे लोएस्ट यूनिट, सबसे लोएस्ट कोर्ट, सब ऑर्डिनेट कोर्ट जिसमें हमारा सिविल कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आता है, उससे थोड़ा सा हायर कोर्ट इज हाई कोर्ट जो स्टेट लेवल का कोर्ट होता है, और अल्टीमेट टॉप लेवल का कोर्ट, एपेक्स लेवल का कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट। तो हम लोग के अलग अलग यूनिट्स या अलग अलग कोर्ट्स मिलके एक सिंगल जुडिशियल सिस्टम बनाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं जुडिशियल इंटीग्रेशन, या कई बार इसको जुडिशियल इंटरकनेक्टेडनेस भी बोला जाता है। तो हमारा जो जुडिशरी है वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। इंटरकनेक्टेड होना अच्छी बात भी है, बुरी बात भी है। अच्छा इसलिए है क्योंकि कभी भी सब ऑर्डिनेट कोर्ट से प्रॉब्लम हो या सब ऑर्डिनेट कोर्ट में कोई भी डिसीजन गलत लिया जाएगा तो उसको रिव्यू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट है। पर बुरा इसलिए है क्योंकि कभी भी सब ऑर्डिनेट कोर्ट या हाई कोर्ट को इंडिपेंडेंस या प्रॉपर फेडरलिज्म या इक्वल पावर नहीं मिलेगा जितना पावर सुप्रीम कोर्ट को मिला हुआ है। तो ये अपने आप में एक यूनिटरी फीचर है
ये थोड़ा चैलेंज करता है हमारे फेडरलिज्म को, क्योंकि हम बोल रहे हैं हाई कोर्ट को भी रिव्यू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट बैठी हुई है, तो इसका मतलब स्टेट्स का जो डिसीजन है, स्टेट के जो जजेस का डिसीजन है, उसको भी रिव्यू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट, सेंटर का कोर्ट बैठा हुआ है। तो ये अपने आप में यूनिटरी बायसनेस दिखाता है, क्योंकि ये किसी भी यूनिट को अपने आप में इंडिपेंडेंस नहीं दे रहा है। सो वी आर सेइंग कि इट इज़ इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ इंडियन कोर्ट्स, दैट इज द पिरामिडल सिस्टम। पिरामिडल सिस्टम इसलिए बोलते हैं क्योंकि बेस में सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, हायर लेवल पे, मीडियोकर लेवल पे हाई कोर्ट्स हैं, सबसे एपेक्स लेवल पे सुप्रीम कोर्ट है। अच्छा, जस्ट रिमेंबर वन थिंग, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को एक साथ मिला के कई बार हायर कोर्ट्स बोल देते हैं। हायर कोर्ट्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये दोनों कोर्ट्स के पास फंडामेंटल राइट्स के केसेस लड़ने का अधिकार होता है, तो दैट्स वाई हम लोग बोलते हैं हायर कोर्ट्स हैं। हायर कोर्ट्स वो कोर्ट्स होते हैं जो फंडामेंटल राइट के केसेस ले सकते हैं। सब ऑर्डिनेट कोर्ट में आप फंडामेंटल राइट के केसेस लेके नहीं जा सकते, या फिर वो आपके केसेस को अपने आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को ट्रांसफर कर देगा। सो another, this shows the unitary biasness as lower courts are under the higher courts, that is again कि higher courts को हम बोल रहे हैं डोमिनेंट है लोअर कोर्ट्स के लिए, तो लोअर कोर्ट को हम नीचे सिचुएट कर रहे हैं पावर वाइज भी और रैंक वाइज भी। दैट्स इट फॉर द टर्मिनोलॉजी। हम लोग नेक्स्ट फेडरलिज्म को कंटिन्यू करते हैं।